करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12th का जो है आज हम कक्षा 12th का जो है आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, यानी सामाजिक विज्ञान या सामाजिक शास्त्र जिसको कहते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक ठो उम्मीद है कि आप लोग हर हाल में सभी को देख लीजिए और याद कर लीजिए। याद करने के लिए आपको क्या पड़ेगा, तो पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। तो पीडीएफ लेने के लिए जो है आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जो क्या है, तो जो पीडीएफ जो है वह बिल्कुल फ्री है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है उसमें जाकर आप लोग देखिए और वहां से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और वहां पर भी हमारा ये नंबर दिया हुआ है। जो नंबर क्या है, तो 82 है, 94 है, 36 है, 43 है, 65 है। ये नंबर है। आप इस नंबर पर हाय लिखिए व्हाट्सएप पर कि ये सर हमको क्या, तो पीडीएफ लेना है। तो पीडीएफ लेने के लिए किस चीज का पीडीएफ लेना है वो भी बोलिएगा, तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में चलने से पहले आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है डिस्क्रिप्शन में, और वहां से आप लोग देख लीजिएगा उस चीज को। चलिए तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में क्या कराएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्या आप लोग को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए में ए ओ ह्यूम थे, और उमेश चंद्र बनर्जी थे, और कौन कौन थे, और दादा भाई नौरोजी थे। ये सब क्या थे, तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के, सॉरी, राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। कौन कौन थे? तो ए ओ ह्यूम, यहाँ पे ह्यूम नहीं दिया हुआ है। यही ठो में थोड़ा सा लगता है मिस है, यहाँ के बाद कहीं पर नहीं मिस है। ए ओ ह्यूम है, और उमेश चंद्र बनर्जी है, और कौन है, तो दादा भाई नौरोजी है। ये सब क्या है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक है, सॉरी, राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है। इनके बाद ये आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना जो थी 1885 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ये आप लोग कमेंट करके बताएगा। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम, उमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी, इनके अनेकों संस्थापक थे। चलिए इनके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा हम क्या करा कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी का प्रधानमंत्री इंग्लैंड का कौन है? तो जॉन मेजर है, या टोनी ब्लेयर है, या डेविड कैमरून है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो है इन चारों में से कोई इंग्लैंड का प्रधानमंत्री नहीं है। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है इस बॉक्स में, वृत्ताकार बॉक्स में, कि आप लोग बताइए कि ब्रिटेन का वर्तमान का प्रधानमंत्री कौन है। तो इन तीनों में से जो है अभी कोई ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं है। ये सब नहीं है तो कौन है, ये आप लोग को बताना है। चलिए इनके बाद आगे कह रहा है 3 में कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है अमेरिका में है, या भारत में है, या स्विट्जरलैंड में है, या नेपाल में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वह स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में है। और भारत में मिश्रित है। क्या है? मिश्रित भारत में है। भारत में क्या है, तो मिश्रित है। मिश्रित का मतलब क्या हुआ कि प्रजातंत्र भी है और पूंजीवाद भी है। चलिए इनके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 4 में ब्रिटिश में फूट डालो और राज करो की नीति किसको बढ़ावा दिया था? तो फूट डालो और शासन करो या राज करो, इसका मतलब यही हुआ, फूट डालो और राज करो, वह किसको अधिक बढ़ावा दिया था? हिंदू मुस्लिम के संघर्ष को, या मुसलमानों की दमनकारी नीति को, या महिलाओं के शोषण को, या बेरोजगारी को? तो ब्रिटिश द्वारा, तो यानी अंग्रेजों द्वारा जो दिया गया था, क्या उसका एक नीति था, फूट डालो और राज करो या शासन करो। यह नीति किसको अधिक बढ़ावा दिया था? तो यह जो दिया था वह हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए दिया गया था। किसको? तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए, यानी हिंदू मुस्लिम के संघर्ष के लिए यह
नीति अपनाया था। कौन? तो जो अंग्रेज सम थे यानी ब्रिटिश के जो भी व्यक्ति थे वह यही अपनाया था। फूट डालो और शासन करो, यानी इन दोनों का इंटरेस्ट पता करो और इसको आपस में लड़ा दो। चलिए इनके बाद आगे पांच में क्या करा है? महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का संबोधन थे? तो सबको पता है कि महात्मा गांधी मरते टाइम हे राम कहे थे। क्या? हे राम कहे थे, सबको पता है। आप लोग ये बता दीजिए कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, ये बता दीजिए। चलिए इनके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे वो तो सबको पता है कि महात्मा गांधी मरते टाइम हे राम कहते हुए मरे थे, लेकिन वाह गुरु कौन कहते हुए मरे थे, ये आप लोग को बताना है। और साबरमती आश्रम कब की स्थापना कब हुई थी? चलिए इनके बाद आगे आगे 6 में कह रहा है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था? तो हैदराबाद का जो है भारतीय संघ में विलय किस प्रकार से हुआ था? शिक्षार्थी के द्वारा या बल प्रतिबंध के द्वारा या अशिक्षा के सभी प्रकार के द्वारा या शैक्षणिक योग्यता के द्वारा? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हैदराबाद में जो था भारतीय संघ में विलय वह किस प्रकार से हुआ था? तो भारतीय संघ में जो विलय हुआ था वह बल प्रतिबंध के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? तो बल प्रतिबंध के द्वारा हुआ था। चलिए इनके बाद सात में क्या कह रहा है? ये सभी को पता होगा कि भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्र में पूर्णावलोकन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो पूर्णावलोकन जो था वह 27वां संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा किया गया था, या 30वां के 1973 के, या 36वां 1975 के, या 42वां 1976 के? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा संशोधन में जो है पूर्णावलोकन का अधिनियम किया गया था सुदूर पर्व का? किस संशोधन में किया गया था? संशोधन का मतलब क्या होता है? संशोधन का मतलब आप लोग को समझाते हैं। संशोधन का मतलब क्या होता है? संशोधन का मतलब यह होता है कि किसी संविधान में बदलाव करना। क्या होता है? संविधान में जो है क्या करना है? तो बदलाव करना ही संशोधन कहलाता है। तो किस किस संशोधन में जो क्या हुआ था? सिदूर पर्व का क्षेत्र पर पुनर्वलोकन हुआ था। किस संशोधन में हुआ था? तो 27वां संशोधन जो 1972 में हुआ था। किस संशोधन में हुआ था? तो 27वां संशोधन जो 1972 में हुआ था। इनके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि 30वां संशोधन कब हुआ था? तो 30वां संशोधन 1973 में हुआ था, और 36वां 1975 में, और 42वां 1976 में हुआ था। चलिए इनके बाद आगे आठ में क्या कह रहा है कि द्वीप राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? तो द्वीप राष्ट्र सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा दिया गया था, या किस संगठन के द्वारा दिया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, या मुस्लिम लीग के द्वारा, या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा दिया गया था द्वीप राष्ट्र सिद्धांत? तो यह किसके द्वारा दिया गया था? यह जो दिया गया था वह मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। और इनके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था। लगभग कब हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताएं। हाँ, लगभग 1925 में ही इनकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। कब? 1925 में। किसके द्वारा? तो केबी हेडगेवार के द्वारा स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी। चलिए इनके बाद नौ में क्या करा कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र संघीय व्यवस्था का उपयोग नहीं किया गया है? तो किसका नहीं किया गया है? बौद्ध साम्राज्य की, या शक्ति विभाजन की, या स्वतंत्रता ऐतिहासिक व्यवस्था की, या सर्वोच्च संविधान की सर्वोच्चता के? तो किसकी जो है भारतीय संघीय व्यवस्था में उपयोग नहीं किया गया है? तो किसकी नहीं किया गया है? तो बौद्ध साम्राज्य की जो है वो नहीं किया गया है। भगवान बुद्ध जो था वह क्या था? तो भगवान बुद्ध जो था एक राज परिवार से था। क्या राज परिवार का मतलब है? कि राजा के परिवार से था। चलिए इनके बाद आगे 10 में क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था में जो सबसे अधिक शक्तियां किसको प्रदान है?
केंद्र सरकार को है या राज्य सरकार को है या आश्रम को है या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है किसकी अधिक शक्तियां हैं। तो इनमें जो सबसे अधिक शक्तियां है वह केंद्र के पास है, उसके बाद राज्य के पास है, और सबसे अधिक केंद्र से भी अधिक किसके पास है, तो न्यायाधीश के पास है। न्यायाधीश के बाद जो जिसे हम क्या कहते हैं, तो जो कोर्ट है उसको सबसे अधिक पावर है। चलिए इनके बाद आगे 11 में क्या कह रहा है कि हाल में ही सॉरी हाल ही में विभक्त कर भारत ने 29वें राज्य में तेलंगाना की स्थापना कैसे हुई थी। तो कैसे हुई थी, आंध्र प्रदेश के द्वारा हुई थी, या तमिलनाडु के या केरला के द्वारा या कर्नाटका के द्वारा। तो 29वें राज्य का जो स्थापना तेलंगाना में हुआ था वह किसके द्वारा किया गया था, या किस राज्य के द्वारा किया गया था। तो यह राज्य की जो स्थापना हुई थी वह आंध्र प्रदेश के द्वारा हुआ था, जहाँ पर तारी विरोधी आंदोलन हुआ था। क्या तारी विरोधी आंदोलन हुआ था, विरोधी आंदोलन हुआ था। और अभी के टाइम में क्या चल रहा है 2024 में, अभी 2024 में जो है वहां पर बिश्नोई परिवार जो है अभी सलमान खान पर उल्टा हुआ है। चलिए इनके बाद 12 में क्या करा कि केंद्र राज्य के प्रमुख ब्लैक चेन क्या बनी हुई थी, सॉरी क्या बनी है। तो केंद्र राज्य में प्रमुख ब्लॉक चेन जो है वह क्या बनी हुई है। तो राज्यपाल की भूमिका बनी हुई है, या विवरण 356 बनी हुई है, या राज्य पर केंद्र पर शुरुआत की गई है, या राज्यों के केंद्र पर शुरुआत की गई है, या सभी बनी हुई है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या बनी हुई है। तो क्या बनी हुई है, तो यह जो है सभी बना हुआ है। राज्यपाल की भूमिका भी बना हुआ है, विवरण 356 भी बना हुआ है, और राज्यों के केंद्र की शुरुआत भी बना है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इनके बाद 13 में क्या करा कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो सौराष्ट्र जो है वह महाराष्ट्र की है, राजस्थान की है, कर्नाटक की, गुजरात की। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सौराष्ट्र जो है वह किस राज्य की है। तो सौराष्ट्र जो है वह किस राज्य की है, तो गुजरात की है। चलिए इनके बाद आगे 13 में क्या कहा, सॉरी 14 में क्या करा कि केंद्र और राज्य के बीच की संविधान में शक्ति होने का उल्लेख है। अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के बीच, या अनुच्छेद 240 से लेकर 50 के बीच, या 352 से लेकर 360 के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो है संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो संविधान के जो है वो किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, यह आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो संविधान के जो है 245 से लेकर 55 में किसके बारे में बताया गया है, तो केंद्र और राज्य के बीच में बताया गया है। चलिए इनके बाद 15 में क्या करा कि बजट बजट का संबंध किस पक्ष से है। बजट का जो है आय से है, या व्यय से है, या आय एवं व्यय दोनों से है, या इनमें से कोई नहीं। तो बजट का जो संबंध है आय प्लस व्यय से दोनों से है, क्योंकि आय प्लस व्यय दोनों से है। क्योंकि जब खर्चा नहीं करेगा तो बजट अधिक बनेगा, और खर्चा करेगा यानी व्यय करेगा तो क्या होगा, कम होगा आय। इसलिए खर्चा नहीं करेगा तो उसका पता ही नहीं चलेगा कि उसके पास कितना है नहीं है। तो आय प्लस व्यय दोनों से होगा क्या, तो बजट का संबंध है। चलिए इनके बाद 16 में क्या करा के भारत में वित्त आयोग का क्या मतलब है। तो भारत में जो है वित्त आयोग का क्या मतलब है। तो भारत में वित्त आयोग का क्या मतलब है, पांचवा वर्ष है, या 4 वर्ष है, 6 वर्ष है, या कोई सीमा नहीं है। तो भारत में जो है वित्त आयोग का मतलब है 5वां वर्ष। कौन सा है, तो 5वां वर्ष है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए इनके बाद 17 में क्या करा कि नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है गरीबी दूर करना होता है, या राष्ट्र निर्माण करना होता है, या शत्रु देश के साथ युद्ध करना होता है, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शामिल होना होता है। तो नवोदित राष्ट्र का जो है पहला कार्य क्या होता है, तो नवोदित राष्ट्र का जो पहला कार्य होता है वह राष्ट्र का निर्माण करना होता है। क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण करना होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। चलिए
1818 में क्या करा, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ के बाद किस स्थान पर लिए गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार शपथ कहाँ पर लिया था? संसद भवन में लिया था, या लाल किला पर, या जंतर मंतर पर, या संविधान सभा में? तो प्रथम बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिया था, वह कहाँ पर लिया था शपथ? तो यह शपथ जो लिया था वह लाल किले पर लिया था। लाल किला कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? तो दिल्ली में लाल किला स्थित है। चलिए इनके बाद आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद 19 में क्या कह रहा है कि विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो किस देश का प्रमुख सिद्धांत है विविधता में एकता? किसका है? भारत का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का, या चीन का? तो किस देश का जो है विविधता में एकता? तो विविधता में जो एकता है वह भारत का क्या है? तो मूल सिद्धांत है विविधता में एकता। और पहले जब 1947 के टाइम से पहले जो है यह सभी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सभी कहाँ पर पढ़ते थे? तो ये सभी जो था भारत में पढ़ते थे। और 1947 के बाद यह जो है सभी अलग हो गया है। क्या हो गया है? सभी अलग हो गया है। भारत 3 टुकड़ों में बट गया है, जो जिसका नाम क्या क्या है? तो एकता का नाम है पाकिस्तान, एकता का नाम है क्या है? बांग्लादेश, और एक का नाम क्या है? भारत है। चलिए इनके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे 20 में क्या कहा है कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिक पर को अधिकार प्राप्त हुआ है। किसका अधिकार प्राप्त हुआ है? मूल अधिकार का है, या मतदान का अधिकार है, या सांस्कृतिक फोटोग्राफ का अधिकार है, या शैक्षणिक अधिकार है? तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि भारत में जो है लोकतंत्र की बहाली के बाद जो है भारतीय नागरिक को क्या अधिकार प्राप्त हुआ है? तो इसको जो अधिकार प्राप्त हुआ है वह शैक्षणिक अधिकार प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? शैक्षणिक यानी शिक्षा का अधिकार काफी अधिक प्राप्त हुआ है। चलिए इनके बाद लोकतंत्र बहाली का मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम से लोकतंत्र की शुरुआत हुआ है यह हुआ लोकतंत्र बहाली का मतलब। चलिए इनके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे 21 में क्या करा है कि भारत सरकार विभिन्न छात्र छात्राओं को आवेदन करने के लिए आवेदन करती है। कहाँ से आवेदन करने के लिए करती है? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से, या मूल अधिकार के माध्यम से, या संसदीय नियमों के माध्यम से, या मंत्री परिषद निर्णय के माध्यम से। तो किस माध्यम से जो है छात्र को आवेदन करने के लिए कहते हैं या करवाते हैं? तो छात्र को जो आवेदन करवाते हैं वह राज्य के निर्देशक तत्व के सिद्धांत पर करवाते हैं, या उनके माध्यम से करवाते हैं। चलिए इनके बाद 22 में क्या करा है कि माउंट वेंट योजना का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो माउंट वेंट का जो है संबंध वह भारतीय विभाजन से है, या संविधान निर्माण से है, या स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से है, या प्रथम पंचवर्षीय योजना से है? तो किससे है माउंट बेटन योजना का संबंध? तो माउंट बेटन संबंध का जो संबंध है वह भारत के विभाजन से है। किससे है? तो भारत के विभाजन से है। चलिए इनके बाद आगे 23 में क्या करा है कि 1947 में भारत डिवीजन के लिए बिनी डिवीजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, या महात्मा गांधी को बनाया गया था, या लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था, या वायसराय को बनाया गया था? तो 1947 के टाइम में जो है भारत डिवीजन के रूप में किसे बनाया गया था? तो इसको जो बनाया गया था वह वायसराय जी को बनाया गया था। किसको? तो वायसराय जी को बनाया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए इनके बाद आगे 24 में क्या करा कि माउंटबेटन योजना कब बनी थी? तो माउंटबेटन योजना जो था 3 जून 1947 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 3 जून 1949 को? तो माउंटबेटन योजना जो बना था वह 3 जून 1947 को बना था। कब? 3 जून 1947 को बना था।
इनके बाद हमारा देश कब आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा संविधान 24 जनवरी 26 जनवरी 1950 को लगा था। और इनके बाद ये बताइए कि भारत का संविधान का लास्ट बैठक जो था संविधान का लास्ट बैठक जो हुआ था वह 24 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए इनके बाद 25 में क्या कह रहा है कि द्वीप राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना है, तो द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत पर बांग्लादेश बना है, या भारत बना है, या पाकिस्तान बना है, या ब्रिटेन बना है। तो द्वीप राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जो देश बना है वह देश कौन सा है, तो वह देश जो है वह पाकिस्तान बना है। कौन सा बना है, तो पाकिस्तान बना है। चलिए इनके बाद 26 में क्या करा है कि पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की थी, तो पाकिस्तान निर्माण की जो मांग 1942 में की गई थी, या 41 में, या 40 में, या 47 में। तो पाकिस्तान निर्माण की जो प्रथम बार मांग की गई थी वह कब की गई थी, तो 1940 में ही प्रथम बार मांग की गई थी पाकिस्तान निर्माण की। कब, तो 1900 1940 में ही मांग की गई थी। और सबसे पहले यह बताइए कि 1947 में हमारा देश क्या हुआ था, तो आजाद हुआ था। इससे पहले 1942 में क्या आया था, तो संविधान बनवाने के लिए जो था क्रिप्स मिशन आया था। और 1942 में जो है और एक ठो आंदोलन भी चला था हमारे देश में, जो था भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए इनके बाद 27 में क्या करा है कि मुस्लिम लीग के किस दावे में पाकिस्तान निर्मित देश निर्माण का मांग की थी, तो किस में मांग की थी, मुस्लिम लीग के। तो 1940 लाहौर में मांग की थी, या 1939 पटना के सत्यापत क्या करा कि स्थापत्य में मांग की थी, या 1941 मद्रास में की थी, या 1942 इलाहाबाद सत्यापत में की थी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो पाकिस्तान की मांग की थी वह मुस्लिम लीग कब मांग की थी और कहाँ पर मांग की थी। तो इनकी जो मांग की गई थी वह कहाँ पर मांग की गई थी, तो 1940 में लाहौर में मांग की गई थी। कहाँ पर, लाहौर में मांग की गई थी। कहाँ पर मांग की गई थी, तो लाहौर में मांग की गई थी। इनके बाद आप लोग ये बतलाइए कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। चलिए इनके बाद आगे आगे क्या करा है कि 28 में राज्य का पुनर्गठन आयोग कब बना था, तो राज्य का जो पुनर्गठन आयोग वह 2 अक्टूबर 1950 को बना था, या 26 जनवरी 1950 को, या 29 दिसंबर 1953 को, या 25 दिसंबर 1956 को बना था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि राज्य का पुनर्गठन आयोग कब बना था, तो राज्य का जो पुनर्गठन आयोग बना था वह 29 दिसंबर 1953 को बना था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए इनके बाद 29 में क्या करा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, आप लोग कमेंट करके बताइए। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे वह थे शहीद अली थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या कोटी श्री क्या करा सिरा यूल थे, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। तो राज्य पुनर्स्थापना आयोग के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे, तो उनके जो अध्यक्ष थे वह शाहिद अली थे। कौन थे, तो शाहिद अली थे इसके अध्यक्ष। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, राज्य पुनर्गठन के आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो शाहिद अली थे। इनके बाद ये बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि कहाँ पर दी गई थी, तो इसको जो था बार लोधी आंदोलन में दिया गया था, बारह लोधी आंदोलन में। चलिए इनके बाद आगे आगे क्या कह रहा है कि 30 में कह रहा है कि भारतीय संसद के राज्य पुनर्निर्देशन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो भारतीय संसद का राज्य पुनर्निर्देशन अधिनियम कब पारित हुआ था, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। राज्य पुनर्निर्देशन अधिनियम कब पारित हुआ था, यह कब पारित हुआ था, तो 1956 में, या 1956 में, या 1954 में, या 1953 में, या 1952 में। तो कब गठन हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इनकी जो गठन हुई थी वह कब गठन हुई थी, 1956 में गठन हुई थी राष्ट्रीय पुनर्निर्देशन अधिनियम, वह 1956 में गठन हुई थी। चलिए इनके बाद
31 में क्या करा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्य को कितनी गहराई में बांटा गया था? कितने में बांटा गया था गहराई में? सॉरी, 3 में या 4 में या 5 में या 6 में? तो कितने राज्य में बांटा गया था? तो इनको जो था कुल मिलाकर 4 राज्य में बांटा गया था। चलिए इनके बाद 32 से पहले आप लोग बताइए कितना सही हुआ और कितना गलत। 32 में क्या करा कि भारतीय संविधान द्वारा राज्यों का उद्देश्यों में परिवर्तन करना, नाम बदलना और नए राज्य का निर्माण करना का अधिकार किसे प्रदान किया गया था? राज्य विधानमंडल को या राष्ट्र संघीय मंत्रिपरिषद को या तो राज्य मंत्रिपरिषद को या सांसद को? तो किसको निर्माण करने का जो था अधिकार प्राप्त किया गया था? तो यह जो अधिकार प्राप्त किया था वह सांसद को प्राप्त किया गया था। चलिए इनके बाद 33 में क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा था? तो वह 1953 में या 54 में या 55 में या 56 में? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था भारत सरकार को कब सौंपा था? यह जो सौंपा था वह कब सौंपा था? यह जो सौंपा था वह 1955 में ही सौंप दिया था। चलिए इनके बाद आगे 34 में क्या करा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ के इकाइयों या राज्यों की संख्या कितनी थी? तो जिस टाइम पर हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था उस टाइम भारत में कुल कितने राज्य थे? 28 थे या 25 थे या 30 थे या 50 थे या कितने राज्य थे? तो जिस टाइम पर हमारा देश आजाद हो रहा था उस टाइम भारत में कुल कितने राज्य थे? तो उस टाइम लगभग कितने राज्य थे? तो 28 ही राज्य थे और अभी भी भारत में 28 ही राज्य है। क्या है? तो अभी भी भारत में 28 ही राज्य है, क्योंकि पहले जो था भारत में बिहार में। चलिए तो सबसे पहले एग्जाम्पल में बिहार को ही ले लेते हैं। तो बिहार में पहले कौन कौन सा राज्य आते थे? तो बिहार राज्य में जो है सबसे पहले आते थे कौन? तो सबसे पहले आते थे उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आते थे झारखंड, झारखंड के बाद बिहार। ये तीनों मिलकर एक ही रहता था। क्या रहता था? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये तीनों एक ही राज्य था। और बाद बढ़ते बढ़ते ये 3 भाग में विभक्त हो गया। जैसे भारत जो है 3 भाग में विभक्त हो गया है, वह उसी प्रकार से ये भी 3 भाग में विभक्त हो गया है। और इनके बाद और एक तो बात था कि अनेकों राज्य अनेक भाग में टूट गया। क्या है? अनेकों राज्य अनेक भाग में टूट गया है। और पाकिस्तान में भी लगभग 10-15 राज्य, 10 नहीं तो 8-9 राज्य तो पाकिस्तान में भी गया होगा और बांग्लादेश में भी 2-3 गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन बात से आपको कोई फायदा नहीं है। और 35 में क्या करा कि राज्य पुनर्स्थापना अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 हिस्से में बांट दिया गया। निम्नलिखित में यह किससे बनी थी? तो यह इकाइयां जो है क्या करा है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश से या राज्य के रियासत प्रदेश से या राज्य एवं प्रदेश से या राज्य एवं प्रदेश से? तो किससे बना था यह रियासत जो भारत को 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया था? तो यह जो इकाइयां बना है यह किससे बना है? यह इकाइयां जो बना है वह राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से बना हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए इनके बाद 36 में क्या कह रहा है कि भारतीय संघ में शामिल राज्यभरों की जिम्मेवारी किसे दी गई है? तो यह किसे दी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या मुंशी को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? तो किसको दिया गया है भारतीय संघ में शामिल राजवरों की जिम्मेदारी? यह किसको दी गई है? तो यह जिम्मेदारी जो दी गई है वह किसको दी गई है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। किसकी? राजवारों की राजवारों की जिम्मेवारी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया है। चलिए इनके बाद 37 में क्या करा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम उप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे या भीमराव अम्बेडकर थे या सरदार वल्लभ देव सिंह थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री जो भारत के थे वह कौन थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
उप प्रधानमंत्री स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? तो राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री। चलिए इनके बाद आगे आगे 38 में क्या कह रहा है कि 38 में कह रहा है कि स्वाधीनता के बाद निर्मित निर्मित भारत सरकार में अभी अभी विश्वास किससे बनाया गया है? तो किससे बनाया गया है? श्याम प्रसाद मुखर्जी से या सरदार वल्लभ भाई पटेल से या पंडित जवाहरलाल नेहरू से या के एम मुंशी से? तो स्वाधीनता के बाद जो है निर्मित भारत सरकार अभी अभी विश्वास किससे बनाया गया है? तो यह विश्वास जो है वह किससे बनाया गया है? यह विश्वास जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से बनाया गया। चलिए उनके बाद 39 में क्या करा कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को या राम मोहन लोहिया को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को या सरदार वर्ष भाई पटेल को? तो किसे हम लोक पुरुष के नाम से जानते हैं? सॉरी, लोक पुरुष। तो लोक पुरुष के नाम से जो जानते हैं उससे हम किसे जानते हैं? तो लोक पुरुष के नाम से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जानते हैं। किसको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए इनके बाद 40 में क्या करा कि निम्नलिखित में से किस शासक में निजाम के नाम से जाना जाता है? तो निजाम के नाम से किसे जानते हैं? हैदराबाद को या जम्मू कश्मीर को या सुपर मार्केट को या जोधपुर को? किसे हम जानते हैं निजाम के रूप में? निजाम के रूप में जो जानते हैं वह हम हैदराबाद को जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए इनके बाद 41 में क्या करा कि हैदराबाद का भारतीय संघ का विलय कब हुआ था? तो इसका जो विलय हुआ था वह कब हुआ था? 1947 में या 48 में या 49 में या 50 में? तो किस टाइम पर इसका विलय हुआ था? तो इसका जो विलय हुआ था वह कब विलय हुआ था? तो इसका विलय 1948 में विलय हुआ था। सॉरी, 1948 में इसका विलय हुआ था। इनके बाद आगे बढ़ते हैं आगे। 42 में क्या करा है कि अमीरों का राष्ट्रीय संघ में विलय कब हुआ था? तो अमीरों का जो है राष्ट्रीय संघ में विलय 1950 में या 1955 में या 48 में या 1957 में? तो अमीरों का जो विलय हुआ था भारतीय संघ में वह कब हुआ था? तो अमीरों का विलय 1948 में हुआ था। चलिए इनके बाद आगे 43 में क्या करा है? किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है? सिकंदर को या जम्मू कश्मीर को या मैसूर को या जनागढ़ को? तो किस रियासत के राजा को जो है प्रधानमंत्री कहते हैं? तो उसे किस राजा के प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? तो रियासत कहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं किसको कहते हैं। यहाँ पर कमेंट बॉक्स बना दिया है और इसमें आप लोग को बोलना है कि किसको कहते हैं। तो रियासत के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वह हम किसे कहते हैं? तो रियासत के प्रधानमंत्री के रूप में हम जम्मू कश्मीर को जानते हैं। चलिए इनके बाद आगे आगे 44 में क्या करा कि जम्मू कश्मीर कश्मीर का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो जम्मू कश्मीर का जो भारतीय संघ में विलय 1947 में या 48 में या 49 में या 50 में? तो किसमें विलय हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसकी जो विलय हुई थी वह कब विलय हुई थी भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर की? तो जम्मू कश्मीर की जो है भारतीय संघ में विलय वह कब हुई थी? तो 1948 में विलय हुई थी। कब? 1948 में। चलिए इनके बाद 45 में क्या करा कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुआ था? जम्मू कश्मीर के विभाजन पर या जम्मू कश्मीर के विभाजन पर या जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय पर या आतंकवादी सभी पर? तो आप लोग कमेंट करिए कि जम्मू कश्मीर का जो है भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुआ था? तो इसका जो विलय हुआ था भारत में वह किस पर हुआ था? जम्मू कश्मीर के विभाजन पर हुआ था। क्या? तो इसका विलय किस पर? तो भारत में हुआ था। चलिए इनके बाद आगे आगे क्या कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भारतीय राष्ट्र संविधान के बारे में कौन सा विशिष्टताएं प्रदान की है? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ में कौन से विशिष्टताएं की गई है? तो क्या करा है कि एलोकेशन 370 या एलोकेशन 380 या क्या करा है कि एक काट 19 या एक एलोकेशन 75? तो कौन सा धारा है? तो वह कौन सा धारा किया गया है? वह धारा
किया गया है, वह कौन सा किया गया है, तो एलोकेशन 370 किया गया है। यह कब हटा था, तो तो यह जो है जम्मू कश्मीर से कब हटा था, तो वह 19 में हटा था या कब हटा था, ये आप लोग कमेंट करके बताएगा। चलिए इनके बाद 47 क्या करा कि आंध्र प्रदेश आंदोलन का मुख्य मांगे क्या थे, तो आंध्र प्रदेश आंदोलन का मुख्य मांग क्या थे, भाषा आधार पर आंध्र प्रदेश प्रदेश राज्य की स्थापना या मद्रास प्रांत के अलग अलग देश के मद्रास प्रांत में स्वतंत्रता प्रदान की थी, या मद्रास में केरल और कर्नाटक को अलग कर एक प्रांत का निर्माण था। ये तो आप लोग कमेंट करिए कि आंध्र प्रदेश आंदोलन का मुख्य मांग क्या थे। तो आंध्र प्रदेश आंदोलन की जो मुख्य मांग थी वह क्या थी, तो आंध्र प्रदेश आंदोलन की मुख्य मांग थी कि वह भाषा के आधार पर राज्य बने। क्या बने, तो भाषा के आधार पर राज्य बने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए इनके बाद आप लोग 48 में क्या करा कि भाषा पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो भाषा के आधार पर कौन सा राज्य जो है वह सबसे पहला बना था, मद्रास बना था या उड़ीसा या आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा है, तो भाषा के आधार पर जो है सबसे पहले बनने वाला राज्य वह कौन है, वह जो है आंध्र प्रदेश है सबसे पहले भाषा के आधार पर। 49 में क्या करा कि भाषा आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था, तो आंध्र प्रदेश जो 1952 में 53 में 55 में 56 में, तो आंध्र प्रदेश जो है वह कब बना था भाषा के आधार पर, तो 1952 में बना था। चलिए इसके बाद 50 में क्या करा कि भाषा आधार पर राज्य के गठन आयोग का नाम क्या है, राज्य निर्माण आयोग है या राज्य पुनर्निर्माण आयोग है या देश विभाजन आयोग है या भाष्य आधार राज्य का निर्माण आयोग है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाष्य आधार पर राज्य के गठन आयोग का नाम क्या है, तो इस आयोग का जो नाम है वह क्या है, तो राज्य पुनर्निर्माण आयोग है। तो राज्य पुनर्निर्माण आयोग है, क्या है, राज्य पुनर्निर्माण आयोग है। चलिए इनके बाद 51 से पहले आप लोग बता दीजिए कितना सही हुआ और कितना गलत। चलिए 51 में चलते हैं। 51 से पहले आप लोग जो नए बच्चे हैं लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 51 में चलते हैं। अभी 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 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। चलिए तो 51 में क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में सॉरी निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया था, तो किसको जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया था राज्य निर्माण अधिनियम लागू होने के बाद, दिल्ली को या हिमाचल प्रदेश को या मोनिका को या मद्रास को, तो किसे जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया था, तो मद्रास को जो है वह केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया था। केंद्र शासित प्रदेश आप लोग समझते हैं क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश उस राज्य को कहते हैं जिससे तो ना क्या बना सकते हैं, एक राज्य बना सकते हैं, और ना ही उसे किसी दूसरे राज्य में शामिल कर सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इसे ना तो केवल दूसरे राज्य में मिला सकते हैं और ना ही उसे दूसरा राज्य बना सकते हैं। चलिए इनके बाद 52 में क्या करा कि बम्बई राज्य का विभाजन किन दो राज्यों में हुआ था, तो बम्बई जो है महाराष्ट्र और गुजरात में बटा था, या गुजरात एवं राजस्थान में बटा था, या महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में बटा था, या मध्य प्रदेश एवं गुजरात में बटा था। तो बम्बई जो है वह किस दो में बटा था, तो बम्बई जो बटा था वह किस दो राज्यों में बटा था, तो बम्बई जो बटा था वह महाराष्ट्र एवं गुजरात में बटा था। किसमें, तो महाराष्ट्र एवं गुजरात में बटा था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए इनके बाद आगे बढ़ते हैं। 53 में क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना वह कब हुई थी, 1956 में या 1960 में या 1980 में या 1985 में, तो महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना
वह कब हुई थी? तो महाराज एवं गुजरात राज्य की स्थापना जो थी वह 1960 में हुई थी। कब? तो 1960 में हुई थी महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना। और यह बताइए कि आंध्र प्रदेश राज्य कब भाषा के आधार पर बना था? यह कब बना था, ये आप लोग कमेंट करिएगा। 54 54 में क्या कह रहा है कि नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो नागालैंड राज्य कब बना था? 1960 में या 1962 में या 1963 में या 1965 में? तो नागालैंड राज्य जो बना था वह कब बना था? तो नागालैंड राज्य बना था 1963 में, नागालैंड राज्य बन गया था। चलिए इनके बाद 55 55 में क्या कह रहा है कि 1966 में पंजाब का को विभाजित कर किस राज्य का निर्माण किया गया था? तो पंजाब को विभाजित करके हरियाणा एवं पंजाब बनाया गया था, या दिल्ली एवं हरियाणा बनाया गया था, या हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश बनाया गया था, या अखिल भारतीय था? तो 1956 में जब जब पंजाब का विभाजित किया गया था तो किस दो राज्य में निर्माण किया गया था? तो इनका जो दो राज्य में बटा था वह पंजाब एवं हरियाणा में बटा था। चलिए इनके बाद 56 का आप लोग कमेंट करेगा। 56 में क्या करा कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश को जो है राज्य की दर्जा 1960 में या 1967 में या 1971 में या 1973 में? तो हिमाचल प्रदेश को जो है राज्य की दर्जा वह कब मिली थी? हिमाचल प्रदेश को जो है राज्य की दर्जा 1960 कब मिली थी? तो इनको जो है 1971 में इसको राज्य की दर्जा मिल गई थी। कब? तो 1971 में इनको राज्य की दर्जा मिल गई थी। चलिए इनके बाद आगे आगे क्या कह रहा है? 57 में क्या कह रहा है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो प्रथम बार स्वतंत्रता संग्राम 1857 में या 1909 में या 1935 में या 1942 में? तो कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो प्रथम बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वह कब हुआ था? प्रथम बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। चलिए इनके बाद 58 में क्या करा कि राज्य पुनर्स्थापना आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य जो है क्या करा है कि इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। कौन सा कथन असत्य है? तो राज्य पुनर्गठन की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? ये आप लोग कमेंट करके बताएगा। तो राज्य पुनर्गठन की स्थापना जो हुई थी वह 1953 में हुई थी। और क्या कह रहा है कि इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्स्थापना की स्वीकार की गई थी। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि सपोर्ट्स लैंग्वेज का निर्माण राज्य किया गया था, यह सभी सिद्धांत असत्य है। तो यह जो असत्य कौन सा है? तो क्या कहा कि स्पोर्टर्स लैंग्वेज निर्माण राज्य के लिए किया गया था। जो ऑप्शन नंबर सी है यह क्या है? तो यह एक असत्य शब्द है। चलिए इनके बाद आगे आगे क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? यह आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना वह कब हुई थी? 1905 में या 1906 में या 1907 में या कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह 1906 में स्थापना हुई थी, और बंगाल विभाजन 1905 में हुई थी, और इनके बाद बंगाल विभाजन वापस 1911 में हुई थी। 1911 में बंगाल विभाजन वापस हो गया था। और इनके बाद जो है और एक ठो बात, 1907 में क्या हुआ था? तो टाटा ने किसकी स्थापना की थी, ये आप लोग बताइएगा। चलिए इनके बाद 60 में क्या कह रहा है कि अभी भारत में कुल कितनी स्थिति है? तो भारत की जो अभी कुल कितनी स्थिति है? 26 है या 27 है या 28 है या 29 है? तो अभी जो है भारत की कुल स्थिति कितनी है? तो अभी जो भारत की कुल स्थिति है वह 28 स्थिति है। कितनी स्थिति है? तो 28 स्थिति है। चलिए इनके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे 61 में क्या करा कि भारत में कौन सा संघ प्रदेश है? तो भारत में कौन से संघ प्रदेश है? यहाँ पर कितने होगा, कितने यहाँ पर होगा? यहाँ पर संघ दे दिया है। भारत में कितने जो है वह संघ प्रदेश है? 6 गो है या 7 गो है या 8 गो है या 9 गो है? भारत में जो है कुल संघ प्रदेश वह कितने हैं? तो भारत में कुल संघ प्रदेश होगा या
केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो आप लोग इनको छोड़िए, ये लगता है क्वेश्चन ही गलती है। चलिए इनके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे 62 में क्या कह रहा है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता बताई गई है। महात्मा गांधी जयंती के द्वारा या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा बताया गया है कि विविधता में एकता? विविधता में एकता किसके द्वारा बताया गया है? विविधता में जो एकता बताया गया है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया है विविधता में एकता, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए इनके बाद आगे आगे क्या करा है, 63 में क्या करा है कि मेक मोहन रेखा कहाँ है? तो मेक मोहन रेखा, सॉरी, मेक मोहन रेखा जो है वह कहाँ पर है? तो मेक मोहन रेखा जो है जम्मू कश्मीर में है, या आंध्र प्रदेश में है, या उत्तर प्रदेश में है, या असम में है? तो मेक मोहन जो रेखा है, आप लोग कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेक मोहन रेखा जो है वह कहाँ पर है? मेक मोहन मेक मोहन जो है वह कहाँ पर है? तो वह जो है आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पर तारी विरोधी आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? तारी विरोधी आंदोलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 64 में क्या कह रहा है कि कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध बगावत किले की थी। कौन से किले की थी? तो सिख ने की थी, या अगर है कि बिरादरी ने की थी, या बाजारी ने की थी, या बिरादरी ने की थी? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कश्मीर में जो है पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध किस बगावत किले को इसने की थी? तो इसके विरुद्ध जो की थी वह कौन थी? तो बाजारी ने की थी। किसने? तो बाजारी ने की थी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए इनके बाद आगे आगे क्या करा है, 65 में करा है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र का हस्ताक्षर किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने, या मान सिंह ने, या शेख अब्दुल्ला ने, या राजा हरि सिंह ने? तो किसने किया था कश्मीर का भारत में विलय? यानी विलय का मतलब हुआ कि समाना। भारत में किसने समाने के लिए या किसने एक होने के लिए कहा था? तो किसने साइन किया था? तो इसमें जो साइन किया था वह साइन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो साइन करने वाला व्यक्ति जो था वह राजा हरि सिंह था। कौन था? तो राजा हरि सिंह था। क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हो गया तभी तक जो था वहां पर जो था क्या था, तो राजा का ही शासन चल रहा था जम्मू कश्मीर में। चलिए इनके बाद आगे आगे क्या कह रहा है, 66 में कह रहा है कि सीमांत स्थापत्य नाम से किसे बुलाया गया है? तो किसे बुलाया गया है? महात्मा गांधी को, या सीमा किस मोहम्मद अली जिन्ना को, या खान अब्दुल खान गफ्फार को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को? तो किसे जिन्ना के रूप में जानते हैं? जिन्ना के रूप में जो जानते हैं उसे खान अब्दुल खान गफ्फार को जानते हैं जिन्ना के रूप में। जिन्ना के रूप में किसको जानते हैं? खान अब्दुल खान गफ्फार को जानते हैं। किसको जानते हैं? तो खान अब्दुल खान गफ्फार को जानते हैं। चलिए इनके बाद 67 में क्या करना है कि ब्रिटिश भारत में राजवरों की संख्या कितनी है? तो ब्रिटिश भारत में जो है राजवरों की संख्या 500 है, या 299 है, या 565 है, या 599 है? तो राजवरों की कितनी संख्या है? तो राजवरों की संख्या जो है ब्रिटिश भारत में वह कुल कितनी है? तो ब्रिटिश भारत में जो है राजवरों की संख्या वह कुल कितनी है? तो इसमें जो है कुल राजवरों की संख्या वह लगभग लगभग 565 है, या कितना है? ये आप लोग कमेंट करके बताएगा, इनका हम नहीं बताएंगे, वह लगभग 565 ही होगा। चलिए इनके बाद 68 में क्या कह रहा है कि आजादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ की विलीनीकरण को अस्वीकार किया था? तो किसने किया था? बेंगलुरु ने, या कोल्हापुर ने, या अवशेष ने, या जोधपुर ने? तो किसने किया था? ये आप लोग कमेंट करके बताएगा। तो इनको जो अस्वीकार किया था वह किसने किया था? अस्वीकार करने वाला जो राज्य था वह कौन था? तो बेंगलुरु राज्य था जो अस्वीकार किया था। चलिए इनके बाद 69 में क्या करा कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय राज्य कब बने थे? 1999 में, या 2000 ईस्वी में, या 2001 में, या 2002 में? तो कब बने थे? क्षेत्रीय राज्य कब बने थे? तो यह जो क्षेत्रीय राज्य बने थे वह कब बने थे? तो उन्हें 2000 ईस्वी में यह बने थे क्षेत्रीय राज्य। चलिए इनके बाद
सत्तर में क्या कह रहा है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यह क्या क्या कहा गया था, सॉरी, या किसने क्या कहा था कि भारत को जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है? क्या एम मुंशी ने कही थी, या जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? किसने कहा था कि जो है भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो है बहुत बड़ी क्या करनी पड़ी है, तो कीमत चुकानी पड़ी है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो कहने वाला व्यक्ति था वह कौन था? वह जो था के एम मुंशी था। कौन था? तो के एम मुंशी था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए इनके बाद आगे आगे 71 में कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्माण की घोषणा क्या है, क्या थी? क्या कह रहा है कि मु अली जेल ने की थी, या रेमेड क्या कह रहा है कि मैक्सडोनाल्ड ने की थी, या लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, या जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो किसने की थी सांप्रदायिक निर्माण की घोषणा? तो सांप्रदायिक निर्माण की जो घोषणा करने वाला था वह रेमेज मैकडोनाल्ड थे, जो रेमेज मैकडोनाल्ड थे। चलिए इनके बाद 72 में क्या करा कि वह कौन अतिवादी था जिनसे गांधी जी की हत्या की थी? तो किसने की थी? तो नाथूराम विनायक गोडसे ने की थी, या सरदार भगत सिंह ने की थी, या सरदार क्या करा है कि सरदार सिंह ने की थी, या क्या करा कोई नहीं? तो ये तो सरदार भगत सिंह, तो ये तो उस टाइम पर थे नहीं, क्योंकि इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। और के बाद सरदार यहाँ पर वल्लभ भाई भी सिंह दिया हुआ है, तो यह भी नहीं था, यह इनके बस का तो बात ही नहीं है। और इनके बाद नथुराम गोडसे, यह ही मारा था किसको? तो गांधी जी को यही मारा था 1900 कब में? तो 1948 में इनको यह मार दिया था नथुराम गोडसे। किसने मारा था? तो नाथूराम गोडसे 1948 में मार दिया था। चलिए इसके बाद 73 में क्या करा है? ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के द्वारा जो है द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने कब ले लिया था? तो भारतीय भारतीय शासन अधिनियम 1958 के तहत, या 1919 के तहत, या 1935 के तहत, या 1991 के तहत? तो सॉरी 1891 के तहत। तो कब ले लिया था? तो भारतीय शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार कब ले लिया था? यह जो लिया था वह कब लिया था? तो 1900 कौन टाइम था? तो 1900 था या 1800 था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यह कब लिया था? तो 1958 में लिया था लगभग। कब लिया था? 1958 में लिया था। चलिए इनके बाद 74 में क्या करेंगे? भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, या 1919 के द्वारा, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, या भारतीय शासन अधिनियम 1909 के द्वारा? तो किसके द्वारा जो है भारत का विभाजन हुआ था? तो भारत का विभाजन जो हुआ था वह किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हुआ था। चलिए इनके बाद आगे 75 में क्या करा कि निम्नलिखित में प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू शपथ ली थी? तो कहाँ पर शपथ ली, सॉरी किसकी शपथ ली थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन की ली थी, या महात्मा गांधी की ली थी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की? तो किसकी ली थी? तो यह जो शपथ ली थी वह लॉर्ड माउंटबेटन की ली थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। चलिए इनके बाद आगे आगे क्या करा है? 76 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1951 को, या 26 जनवरी 1952 को, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए इनके बाद 77 में क्या करा कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की, या भारत छोड़ो आंदोलन की, या स्वराज आंदोलन की, या असहयोग आंदोलन की? तो 1930 में जो आंदोलन शुरुआत की थी वह सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन था। कौन था? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इनके बाद स्वराज आंदोलन यह कब क्या था, ये आप लोग कमेंट करिएगा। इनके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में लगा शुरू हुआ था। चलिए इनके बाद आगे 78 में क्या करा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सॉरी उपराष्ट्रपति कौन थे?
उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सॉरी उपराष्ट्रपति जो थे वह कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे या डॉक्टर जाकिर हुसैन थे या बीवी गिरी थे या इनमें से कोई नहीं। उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के? भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो था भारत का प्रथम वह डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। इनके बाद ये आप लोग बताइएगा कि प्रथम उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम प्रधानमंत्री जो था उप प्रधानमंत्री वह डॉक्टर वह जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल था। चलिए इनके बाद आगे 79 में क्या करा कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो द्वितीय आम चुनाव 1952 में या 55 में या 57 में या 60 में। तो द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था वह कब हुआ था? तो द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था वह 1957 में हुआ था। चलिए इनके बाद आगे 80 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर अम्बेडकर ने या राजेंद्र प्रसाद ने या सचिदानंद सिन्हा ने या संविधान सभा ने। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाला व्यक्ति था या वो कौन था? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 81 में करा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। इनके बाद कह रहा है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। इनके बाद 83 में क्या करा कि पहली लोकसभा निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी थी? निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी थी? 550 या 543 या 500 या 489। तो कितनी थी निर्वाचित सदस्यों की संख्या? तो निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी वह 489 थी। कितना? 489 थी। चलिए इनके बाद आगे 84 में क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की संस्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के? 1950 में या 1935 में या 1900 में या 1885 में। तो अभी हम आप लोग को बताए थे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 85 में क्या कह रहा है कि ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो ए ओ ह्यूम आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। इनके बाद 86 में क्या करा कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो समाजवादी पार्टी की स्थापना जो किया गया था वह किसके नेतृत्व में किया गया था? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। इनके बाद 87 में क्या करा कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता जो हुआ था वह किस दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। चलिए इनके बाद 88 में क्या कर रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंतरराष्ट्रीय संस्था इसकी स्थापना कब हुई थी? तो गुट निरपेक्ष की जो आंदोलन की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में इनकी स्थापना हुई थी। चलिए इनके बाद 89 में क्या करा कि आम चुनाव 1952 में आम चुनाव में भारतीय संघ के कुल कितने सदस्य थे? 37 थे या 12 थे या 3 थे या 16 थे? तो कुल कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्य जो थे 3 थे। चलिए इनके बाद 90 क्या कहा कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध की में कौन सा सही है? तो एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में जो कौन सा सही है? विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव है या जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व है या एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र का औपनिवेशिक अतीत है या एक दलीय प्रभुत्व से देशों में लोकतांत्रिक आदर्श भाव का झलक मिलता है? यह है कौन सा है? ये आप लोग कमेंट करिए। तो इनका जो संबंध है वह कौन सा है? वह जो है विकल्प के रूप में मजबूत राजनीति का अभाव है। चलिए इनके बाद आगे क्या करा है? आगे करा कि 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री 1959 में कौन थे? 1959 के टाइम में जो साम्यवादी मुख्यमंत्री थे वो
EMS नींबूदारी पाद थे। चलिए इनके बाद आगे आगे क्या करा कि साम्यवादी दल के संस्थापना का वे किस वर्ष हुई थी। साम्यवादी दल की जो स्थापना हुई थी वह किस वर्ष हुई थी। तो 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। 1924 में लेनिन की भी मृत्यु हुई थी। चलिए इनके बाद 93 क्या करा कि समाज साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा था। तो साम्यवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था। वह जो था साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य वह था समाजवाद एवं साम्यवाद की स्थापना। यह भी था और गरीबी मजदूर एवं किसानों का शोषण से मुक्ति यह भी था। और क्या कह रहा है कि पूंजीवादी की समाप्ति यह भी था। यानी उपयुक्त सभी था। इनके बाद 94 में क्या करें भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जनसंघ की जो मुख्य स्थापना का उद्देश्य क्या था। हिंदू धर्म का संस्कृति की रक्षा था या उद्योगों का विकास था या अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार था या मजदूरों के किसानों हितों की रक्षा था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारतीय संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारतीय संघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना यह था। चलिए इनके बाद 95 क्या करा निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है। साम्यवादी दल ने या कांग्रेस पार्टी ने या भारतीय जनसंघ ने समाजवादी पार्टी ने। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा पार्टी ने क्या क्या है तो ध्यान दिया है किस पर। तो एक देश और एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर। तो इन पर किसने ध्यान दिया है। तो इन पर जो ध्यान दिया है वह वो कांग्रेस पार्टी ने ध्यान दिया है। एक राष्ट्र एक दल और एक पार्टी पर। चलिए इनके बाद आगे 96 में क्या करा 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी से हुआ था। तो इनका जो विलय 1977 में जनसंघ का विलय हुआ था किस पार्टी से हुआ था। तो इनका जो विलय हुआ था वह हुआ था जनता पार्टी में हुआ था। चलिए इनके बाद आगे आगे क्या कर रहा है कि 97 में कर रहा है कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन हुआ था। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जो पार्टी का गठन हुआ था वह पार्टी कौन सा था। तो वह पार्टी कौन था। वह पार्टी जो था वह संयुक्त समाजवादी दल था। चलिए इनके बाद 98 में क्या करा कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इसमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। तो कौन सा दल का था। तो समाजवादी पार्टी का था या साम्यवादी दल का था या स्वतंत्रता पार्टी का था या जनता पार्टी का था। किस समाजवाद का जो स्थापना करना था किस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। तो पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वह किसका था। तो वह स्वतंत्रता पार्टी का था। चलिए इनके बाद 99 क्या करें स्वतंत्र भारत का प्रथम सरकार का गृह मंत्री कौन था। तो इनका जो गृह मंत्री था वह जगजीवन राम था या सरदार वल्लभ भाई पटेल था या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था या डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी था। तो कौन था प्रथम गृह मंत्री स्वतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत का जो गृह मंत्री था वह कौन था। तो वह जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल था। चलिए इनके बाद स्व में क्या करा है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख जो है योगदान रहा है। तो किस नेता का रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का या सरोजनी नायडू का या पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो किसका रहा है ये आप लोग कमेंट करके बताएगा। तो किसका सबसे प्रमुख ध्यान रहा है। तो सबसे प्रमुख ध्यान जो रहा है वह किसका रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे 101 में क्या करा है कि 101 में करा है कि 1991 में आचार्य कृपालानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की थी। तो 1951 में अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने जो पार्टी की स्थापना की थी वह किस पार्टी की स्थापना की थी। तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। किसकी कही थी। तो किसान मजदूर पार्टी प्रजा की स्थापना की थी। चलिए तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है और बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ।
कितना गलत। तो आप लोग इस पीडीएफ को लेने के लिए जो है हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए बाय, थैंक यू, आई मिस यू, गुड आफ्टरनून। चलिए बाय। हमारे जो है पीडीएफ लेने के लिए जो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो उस नंबर पर आप लोग क्या करिएगा, मैसेज करिएगा और आप लोग लिखिएगा सर हमको पीडीएफ लेना है। और चलिए बाय, थैंक यू, आई मिस यू, गुड आफ्टरनून।